पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज आपको अपने अमृतमय प्रवचनों से लाभान्वित करेंगे। बोली भारत माता की। हाँ, बचपन से हमें सिखाया जाता है कि हमें कुछ प्राप्त करना है, हमें कुछ बनना, हमें आगे बढ़ना है, हमें कुछ बनना है, कुछ सीखना है, कुछ प्राप्त करना है। और इसीलिए हम सब लोग बचपन से इसी कोशिश में रहते हैं, हमारी भागदौड़ रहती है। तो पहले तो आप सब ये मुझे कन्फर्म करें कि अपनी अपनी जिंदगी में सफल कौन होना चाहता है? सब आगे बढ़ना चाहते हैं, सब कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि जो भी आप बनना चाहते हैं, डॉक्टर कौन कौन बनना चाहता है? 10 हाथ। इंजीनियर कौन कौन बनना चाहता है? अरे कम हाथ ऊपर हो गए इंजीनियरिंग में तो है? भारत में तो ज्यादातर इंजीनियर ही है? उद्योगपति कौन कौन बनना चाहता है? व्यापारी? उद्योगपति कौन कौन बनना चाहता है? एक भी नहीं। आप में से कोई बिजनेसमैन नहीं बनना चाहता? कोई नहीं बनना चाहता? क्यों नहीं बनना चाहते? आप में से कोई बताएगा मेरे को, उद्योगपति क्यों नहीं बनना चाहते? कोई इसका रीजन दे सकता है? एक बंदा भी इसका कारण बता सकता है कि आप उद्योगपति क्यों नहीं बनना चाहते? आपने रतन टाटा का नाम सुना है? अंबानी का? उनके जैसा नहीं बनना चाहते हैं? बनना चाहते हैं तो पहले हाथ ऊपर क्यों नहीं किया? अच्छा, पूरा हुआ नहीं। आपको पता है कितने सीए, चार्टेड अकाउंटेंट, कितने एमबीए किए हुए, कितने आईआईटी किए हुए उनके यहाँ पर सर्विस करते हैं? कितने लाखों सीए, डॉक्टर उनके यहाँ पर जॉब करते हैं। और बड़ी आश्चर्य की बात है कि आप में से कोई उद्योगपति नहीं बनना चाहता। हालांकि हमारे देश का एक हिस्सा उद्योगपतियों के ऊपर ही निर्भर है। और व्यापारी बनना, बड़ा उद्योगपति बनना, बड़ा बिजनेसमैन बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। पर जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने कहा, हमारे मनोमस्तिष्क में बचपन से ये भरा जाता है कि हमें पढ़ाई लिखाई करके एक नौकरी करनी है। भरा जाता है कि नहीं भरा जाता? और हम बचपन से सोचते हैं कि मुझे नौकरी करनी है, तो हम नौकर ही बनना चाहते हैं, मालिक नहीं बनना चाहते। तो मेरा क्वेश्चन इतना है कि मालिक कौन कौन बनना चाहता है? दस लोगों ने हाथ ऊपर किया है कि हमें मालिक बनना है। क्योंकि जो हाथ ऊपर नहीं कर सकता वो मालिक नहीं बन सकता। जिसके अंदर में ऊर्जा नहीं है, जो को अपनी बात को खुल के रख सके, वो मालिक कैसे बनेगा? एक मुझे बड़ी स्टोरी याद आ रही है। 2 बच्चे जिन्होंने एक साथ पढ़ाई की, पढ़ाई करके वो एक ही कंपनी में दोनों काम भी लग गए, नौकरी भी लग गए। फिर दोनों का अलग अलग जॉब हो गया। 25 साल बाद में दोनों का एक बार फिर मिलना हुआ तो दोनों में बड़ा अंतर हो गया, बड़ा डिफरेंस हो गया। एक तो आज भी 40 साल हो गए पर आज भी वो क्लर्क है, बाबू है, एक छोटी सी नौकरी कर रहा है। और उसके साथ वाला जो बच्चा है, जो साथ वाला उसका जो मित्र था, वो आज एक 100 करोड़ रुपए कंपनी का मालिक है। तो दोनों की मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद में उस बाबू ने, उस कलेक्टर ने पूछा कि यार, हम दोनों एक साथ में पढ़े थे और शुरुआत की जो सर्विस थी वो भी हम दोनों ने एक साथ में ही की थी, फिर ये इतना डिफरेंस कैसे आ गया? मेरे मार्क्स तो तुमसे ज्यादा आए थे, मैं स्कूल में भी तुमसे ज्यादा होशियार था, पढ़ने में भी होशियार था, मेरे मार्क्स भी तुमसे ज्यादा आते थे। फिर ये क्यों हुआ कि मैं तो क्लर्क बाबू का बाबू रह गया और तू आज 100 करोड़ रुपए की कंपनी का मालिक बन गया? तो उसने एक बहुत जबरदस्त बात कही। उसने बात कही कि मालिक आदमी अपने मन से होता है,
जिसने अपने आप को मालिक मान रखा है, जिसने सोच लिया कि मुझे मालिक बनना है। अच्छा, मालिक बनने की जो उत्तेजना जो होती है, जो संभावनाएं होती है, वो संभावनाएं कहाँ दिखती है? तो उसने बताया कि तुम्हें पता है कि हम एक बार जब दोनों एक साथ में कलर की नौकरी करते थे। बोले हाँ करते थे। बोले एक बार तुमको पता है कि रात को देरी हो गई थी, लेट हो गई थी, ऑफिस में हम कोई ले गए थे। बोले हाँ मुझे याद है। और तुम्हें पता है कि उस दिन हमने ऑफिस की, उस समय वो नौकरी करते थे, खुद का ऑफिस नहीं था, ऑफिस मालिक का था। बोले तुम्हें पता है कि हम ऑफिस लॉक करके 5 किलोमीटर आ गए थे, और फिर हमें याद आया कि हम ऑफिस की सारी लाइटें बत्तियां जलती हुई छोड़ आए हैं। और उस समय मैंने तुमसे कहा था कि यार अपने ऑफिस की सारी लाइटें, सारी बत्तियां जलती हुई छोड़ आए हैं। तो तूने ये कहकर टाल दिया था उस बात को कि यार अपना क्या जाता है, वो जल्दी रहेगी तो 5 किलोमीटर कौन जाएगा, पैसा तो मालिक को भरना है, हमारा घर का थोड़ी लगता है। तो तू तो इतना कह करके निकल गया था वहां से। पर मैं उस रात को वापस 5 किलोमीटर गया, जाकर के ऑफिस की बत्तियां बुझा करके फिर घर पे गया, क्योंकि मैंने अपने आप को कभी उस ऑफिस का नौकर नहीं समझा था, मैंने अपने आप को उस ऑफिस का मालिक ही समझा था। और मेरी बचपन से ही धारणा थी कि मुझे मालिक बनना है, इसलिए मैं मालिक बन गया। अब आप लोग ताली नहीं बजाएंगे, ताली बच्चे ही बजाएंगे। मुझे कैसे पता पड़ेगा कि इनको बात समझ में आई कि नहीं आई? आपने ताली बजाई तो इन्होंने भी बजा दी। बाकी बहुत कम बच्चे होंगे जिनको मेरी बात का मीनिंग समझ में आया होगा। समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? तो बचपन से जिसने अपने आप को मालिक की नजर से, मालिक का मतलब क्या होता? मालिक का मतलब ये नहीं होता कि जो अपने काम करने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर हुक्म झाड़े, आदेश दे, ऑर्डर दे। मालिक वो नहीं होता। मालिक नाम है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, मालिक नाम है जिम्मेदारी का, जो अपनी जिम्मेदारी खुद लेता है, जो अपनी किसी भी गलती को, किसी भी कमी को जो दूसरों के ऊपर थोपता नहीं, वो मालिक होता है। अभी हम मालिक नहीं हुए। अभी हम अगर फेल आ जाए, नंबर कम आ जाए, तो हम दोष किसको देंगे? या तो पढ़ाने वाले टीचरों को कि उन्होंने ठीक से नहीं पढ़ाया। हमारे मार्क्स कम आ जाए, हम दोष किसको देंगे? मम्मी पापा को, हमें पढ़ने के लिए समय नहीं दिया, हमें पढ़ने के लिए सुविधाएं नहीं दी, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। ये क्या बज रहा है? छुट्टी। अच्छा, तो हम लोग अभी मालिक नहीं बने हैं। तो आज मैं आपको ऐसी कुछ सूत्र, ऐसी कुछ बातें बताऊंगा जिससे आप मालिक बन सकते हैं, जिससे आप लीडरशिप कर सकते हैं, नेतृत्व कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर एक बात होती है ना कि यार फलाना आदमी तो लाखों में एक है। तो आप अगर लाखों में एक बनना चाहते हैं तो आज बहुत सारी बातें हम आप सब कर सकते हैं, पर इसके लिए जरूरी है आपके चेहरे पर थोड़ी थोड़ी मुस्कुराहट है। कई बच्चे बड़े सीरियस होकर के बैठे हैं, ऐसे मुंह फुलाकर बैठे हैं। स्माइल, थोड़ा मुस्कुराओ। भगवान ने हम लोगों को सबसे ज्यादा सुंदर गिफ्ट क्या दिया पता है? स्माइल दिए। हर परिस्थिति, आप कितनी सुंदर कपड़े पहनते हो, कितना सुंदर मेकअप करते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सुंदर लगते हो अपनी स्माइल से, आपकी हंसी से। तो हमेशा आपका चेहरा जो है वो खिला हुआ सा रहना चाहिए, एकदम मुस्कुराहट के साथ। है? खिला हुआ गुलाब पसंद है कि मुरझाया हुआ है? तो आप मुरझाए हुए क्यों बैठे हैं? आप खिले हुए से रहो, आनंद में रहो। तो आज आपको कुछ ऐसी बातें बताऊं जिससे आप लीडरशिप कर सके, जिससे आप कुछ बन सके। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप एक डॉक्टर बने, एक इंजीनियर बने, एक उद्योगपति बने। मैं आपसे ये कहने आया हूं कि आप एक अच्छे इंसान बन जाइए, एक अच्छे मानव बन जाइए। बाकी सफलता आपके पीछे दौड़ कर आ जाएगी। आज आवश्यकता है अच्छे इंसान की, अच्छे लोगों की। और इसीलिए शायद मैं ये, आपको पता है 2 अप्रैल, अभी 2 अप्रैल 2022 को मैंने अपना घर छोड़ा था, और आज 64 डेज, 64 दिन हो गए मुझे। और इन 64 दिनों में मैं
समथिंग 24-25 हजार बच्चों से मिला हूं, जिसमें MBA के, MBBS के, IIT के, LLB के बहुत सारे बच्चों से, युवाओं से, बहुत लोगों से मैं मिला हूं। और मैं अपने निजी अनुभव से कहना चाहता हूं कि जो आदमी सफल होता है, आप पूरे भारत की नहीं अपितु पूरे विश्व की टॉप पर्सनैलिटी को देखेंगे। पूरे विश्व में कितनी टॉप पर्सनैलिटी है? आप विश्व की बात छोड़ो, भारत में कितनी टॉप पर्सनैलिटी है? ज्यादा नहीं है। 100, 200, 500, 1000 होंगे जिनको हम जानते हैं, जिनके बारे में जानते हैं। अब उन 100 टॉप पर्सनैलिटी के जीवन चरित्र को आप उठाकर पढ़ेंगे तो उन लोगों में कुछ समानताएं, कुछ विशेषताएं एक जैसी होगी। यानी कि जीवन में कुछ ऐसी बातें होती है जो हमें आगे बढ़ने में हेल्प करती है, हमें आगे बढ़ाती है। और वो चीजें जब तक हमारी अंदर में नहीं आएंगी, जब तक हम उन चीजों को ढूंढ नहीं पाएंगे, अब किताबी ज्ञान कितना भी ले लें, आप सफलता की उच्चतम शिखर को नहीं छू पाएंगे। हाँ, रही नौकरी करना, 20, 30, 50 हजार रुपए की नौकरी करना, ब्याह करना, बच्चे पालना, ये तो आम आदमी कर ही रहा है, ये तो सब ही कर रहे हैं। पर मैं आपके पास में इसलिए आया हूं कि भारत एक युवा देश है। आपको पता है ना इस बात का? सबसे ज्यादा युवा कहाँ है? भारत में। युवा का मतलब क्या होता है पता है? जवान। जवान का मतलब होता है एक ऊर्जा। जवान का मतलब होता है एक स्फूर्ति। जवान का मतलब होता है एक गति। जवान का मतलब होता है जो किसी भी धारा को मोड़ दे सके, एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसी शक्ति। अगर एक बूढ़ा आदमी, अगर उसके अंदर भी वो ऊर्जा है कि वो किसी भी काम को करने की क्षमता रखता है, तो आप उसको भी जवान कह सकते हैं। ये नहीं, एक ही क्लास हो, दो डबल क्लास हो, एक ही क्लास हो। कहां पर? चलिए देखते हैं। तो इसको मैं शॉर्ट करता हूं, मैं थोड़ा सा, नहीं बैठिए, चलते। तो एक ऊर्जा नाम, एक गति का नाम क्या है? युवा है। आप सभी युवा हैं, आपके अंदर में ऊर्जा है। मैं अक्सर बच्चों से पूछता हूं कि आप भीड़ में चलने वाला बनना चाहते हैं कि भीड़ से अलग चलने वाला बनना चाहते हैं, या भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं? एक होता है एक प्रश्न, एक होता है एक पर्सनैलिटी। तो आप पर्सनैलिटी बनना चाहते हैं ना, एक व्यक्ति विशेष बनना चाहते हैं। तो व्यक्ति विशेष बनने के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए और एक समाज का नेतृत्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, कुछ बातें हम थोड़ी देर के लिए करना चाहते हैं। तो आप ध्यान से सुने, आई नीड योर अटेंशन। एकदम इस 2-4 सूत्रों को अगर आपने जीवन में उतार लिया तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, आपके जीवन में जो भी आप सक्सेस के लिए जो सोच रहे हैं, जो आप अचीवमेंट करना चाहते हैं, वो सारी की सारी चीजें आपको प्राप्त होगी। श्री भगवत गीता में श्री कृष्ण ने लिखा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इस शब्द का मतलब क्या पता है? बोले आप कर्म करते रहो, फल की इच्छा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम पढ़ाई करते रहे और रिजल्ट की इच्छा न करें। रिजल्ट की इच्छा न करें का क्या मतलब हुआ? हम फेल पास के बारे में, नंबर के बारे में जाना ही ना नहीं। इस श्लोक का सही मायने में अर्थ यह है कि आप पढ़ाई करो। हमारे शास्त्रों में कुछ शब्द हैं, एक है चिंतन और एक है चिंता। इन दोनों में डिफरेंस क्या बता सकते हैं कोई? दोनों में क्या फर्क है? आप बताओ बेटा, चिंता और चिंतन में क्या फर्क है? वाह, ताली बजाओ इसको, बहुत बढ़िया। क्या नाम आपका है? कनिष्का। वाह, ओके, कनिष्का, ओके। तो ये जो अध्ययन है ना, ये जो ज्ञान है, ये हमको आगे, ये गंभीरता हमारे जीवन में होनी चाहिए। चिंता और चिंतन में मैं आपको
संक्षिप्त सा एक बताता हूं कि चिंता और चिंतन में क्या डिफरेंस है। एक बच्चा ऐसा होता है जो हमेशा सोचता है कि मेरा रिजल्ट कैसा आएगा, अब की बार मैं 12th का एग्जाम दूंगा, मेरे रिजल्ट कैसा आएगा, मेरे साथ वाले ने 85 नंबर लाए, क्या मेरे 85 आएंगे या मैं इससे आगे 91 ला पाऊंगा। जो अपने रिजल्ट के बारे में सोचता है, इसका मतलब है वो चिंता कर रहा है। क्या कर रहा है? चिंता कर रहा है। और एक ऐसा होता है वो रिजल्ट के बारे में नहीं सोचता, वो केवल स्टडी के बारे में सोचता है कि मुझे पढ़ना है, मुझे स्टडी करनी है। और स्टडी करने का मतलब है कि आप चिंतन कर रहे हैं। तो हमें ज्यादा फोकस रिजल्ट पे करना चाहिए कि स्टडी पे करना चाहिए? हमें ज्यादा फोकस स्टडी पे करना चाहिए। पर हम में से लगभग क्या करते हैं, चिंतन करते रहते हैं रिजल्ट का, कि रिजल्ट कैसा होगा, हमारे नंबर कैसे आएंगे, इसकी चिंता नहीं करने। कृष्ण कहते हैं आप चिंतन करो, आप केवल स्टडी करो। स्टडी करोगे तो आप अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर लोगे। तो हमारा पहला काम होना चाहिए निरंतर स्टडी करना। विद्यार्थी विद्या व्यसन, विद्यार्थी को एक लत होनी चाहिए, एक व्यसन होना चाहिए। किसका? बोलो। पढ़ाई का। आजकल व्यसन किसका बढ़ रहा है? आप लोगों को कैसे पता है? आप यूज करते हो मोबाइल? कौन कौन चलाता है? अच्छा, वाह, गुड गुड प्रोग्रेस, ताली बजाओ अपने लिए। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा काम है, यही करते रहना, यही करना। इसी से ही आपको सफलता मिलेगी, इसी से ही आप पर्सनैलिटी बनोगे, आगे बढ़ोगे। बढ़ोगे ना? मोबाइल से बढ़ोगे आगे हैं? यही आपके जीवन में पूरा कल्याण करेगा। इससे बड़ा आपका शत्रु कोई हो ही नहीं सकता। इसको हमेशा अपने साथ में रखना, बन जाओगे फिर पर्सनैलिटी। अभी अगर स्टडी जीवन में, विद्या जीवन में अगर आपका ज्यादा प्रेम मोबाइल से है ना, तो आपका आने वाला भविष्य में आपको बता देता हूं, 2 जोड़ी कपड़े में पूरी जिंदगी काटनी पड़ेगी। तीसरी ड्रेस लाने के लिए आपके पास में पैसे नहीं होंगे। अगर आपका ज्यादा ध्यान, अगर आप पढ़ाई से ज्यादा प्रेम अगर आप मोबाइल से कर रहे हो, ये आपका सबसे बड़ा शत्रु है। तो हमें ज्यादा फोकस किस पे करना है? पढ़ाई पे करना है। हम ज्यादा फोकस किस पे कर रहे हैं? अच्छा, अपना अपना पर्सनली मोबाइल किसके पास है? खुद का। ईमानदारी से देखो, इसमें बुरी बात नहीं है, जो है सो है। किस किस के पास में अपना प्राइवेट मोबाइल, पर्सनल मोबाइल है? हाथ ऊपर करके बताओ। 4 5 6 7। अच्छा, इसमें भी मोबाइल में पासवर्ड कौन कौन रखता है? ईमानदारी से बताओ, इसमें बिल्कुल झूठ नहीं बोलना। हाँ, रात में जब टोपी वाले भाई आप खड़े हो जाओ। आपके पास पर्सनल मोबाइल है? अभी नहीं है तो फिर हाथ ऊपर क्यों किया? पहले था, पासवर्ड था क्या उसमें? सच बोले ये, इसके लिए ताली बजाओ। सत्यवादी होना, अपनी कमजोरी को स्वीकार करना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा गुण है, छोटा गुण नहीं है। ये आदमी को आगे लेकर जाता है। तो आपसे मैं छोटा सा क्वेश्चन, पर्सनली क्वेश्चन है, पर क्षमा करना, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप मोबाइल पर पासवर्ड क्यों रखते थे? जी? कोई न चलावे, मेरे अलावा कोई नहीं चलावे, ये साधारण सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। कई बार हम पासवर्ड इसलिए भी रखते हैं कि हमारा मोबाइल चलावे नहीं, हमारे मोबाइल पे हमारे सिवा देखे भी नहीं। तो पासवर्ड रखना भी अपने आप में एक चोर की निशानी है। अब मेरा जो मोबाइल है, मेरा जो पर्सनल मोबाइल है, मेरे साथ में 20 आदमियों की टीम चलती है। कितने आदमियों की? और 20 के 20 आदमियों को मेरे मोबाइल का पासवर्ड पता है, टोटल को पता है। तो हमेशा ध्यान रखना। बैठ जाओ बेटा, आप बैठो। आपके पास में जो ये समय है ना, ये गोल्डन टाइम, गोल्डन पीरियड 25 साल तक का, अगर इन 25 साल में आप मोबाइल से दूर रह गए, ये त्याग है। मैं आज के बच्चों को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और मुझे कोई पर्सनली पूछे कि आप सबसे ज्यादा किससे प्रेम करते, तो मैं तो ये कहूंगा कि मैं आज के बच्चों से प्रेम करता हूँ, क्योंकि आप अपने आप में डायमंड हैं। ये महाराज अभी जो आपको प्रवचन दे रहे थे ना कि ये मत करो, वो मत करो, इन्होंने जब पढ़ाई की थी ना,
उस समय टेलीविजन नहीं था, मोबाइल भी नहीं था, कोई आकर्षण नहीं था। तब ये एक प्रोफेसर बन गए, टीचर बन गए। आज के समय ये होते ना तो इनको पता पड़ता कि पढ़ाई कितनी कठिन हो गई है। आज एक तरफ मोबाइल मन को खींच रहा है, कभी टेलीविजन मन को खींच रहा है, इतने आकर्षण है। और इतने आकर्षण में भी अगर कोई बच्चा 85, 90, 95 ला रहा है तो मैं उस बच्चे को डायमंड कहता हूं कि वो अपने आप में हीरा है। तो निश्चित आप सब डायमंड हैं, आप सब हीरा हैं। और मैं चाहता हूं कि आप सफल हो जाएं। आप 25 साल तक ईमानदारी से स्टडी कर लेंगे, पढ़ाई कर लेंगे, आगे के 75 साल आपके बहुत गजब के होंगे, बहुत ब्राइट फ्यूचर होगा। अच्छा, आपका ब्राइट फ्यूचर होगा, आप अपने जीवन में सफल हो जाएंगे तो मुझे कोई लाभ होगा क्या? आपको बड़े पैसे होंगे, आपके पास बड़ी सैलरी आएगी, आपके पास बड़ा नाम होगा, आपके पास, मुझे क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं ना। तो फिर मैं इतना चक्कर लगा के कड़ी धूप में पूरे राजस्थान में घूम रहा हूँ, आप लोगों से मिल रहा हूँ, क्यों? किस लिए? मेरा एक फायदा है। मेरा फायदा ये है कि मैं अपने देश से, अपने राष्ट्र से बड़ा प्रेम करता हूँ। मुझे भारत से बड़ा प्रेम है और मुझे गौरव भी है कि मेरा जन्म भारत में हुआ है। और इस भारत का भविष्य कौन है पता है? आप सब लोग हो। और आप सब लोग अगर सफल हो गए तो मेरा राष्ट्र मजबूत होगा। बस यही मेरा स्वार्थ है, यही मेरा स्वार्थ है। तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग अपने अपने जीवन में सफल हो। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि आप स्टडी के ऊपर ध्यान दें, पढ़ाई करें। ये बात आपको मम्मी पापा रोज कहते हैं, आपको गुरुजी रोज कहते हैं। निश्चित आप ध्यान देते भी होंगे, पढ़ते भी होंगे, पर पढ़ने का मतलब है कि उस भट्टी में अपने आप को झोंक देना। जिस दिन आप किताब खोल के बैठो, आपको कोई मित्र याद न आवे, मोबाइल याद न आवे, टेलीविजन याद न आवे, समझ लेना कि आप सफलता के मार्ग पर हो। सबसे पहली चीज है पढ़ाई करना। दूसरी चीज है इंटरेस्ट के साथ में करना। पढ़ाई के साथ में क्या होना चाहिए? इंटरेस्ट है आपको? बोलो ना, ईमानदारी से। गुरुजी को झिक झिक नहीं करनी पड़ती पढ़ने के लिए, होमवर्क के लिए है। अच्छा, जितना पढ़ाया जाता है क्लास में उतना ही पढ़ते हो कि एक्स्ट्रा भी पढ़ते हो? अच्छा, कितना? गुरुजी को भी पढ़ा देते हो? है? एक्स्ट्रा पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है। तब आप बिल्कुल सफलता के मार्ग पर हो। तो पहली क्या है? स्टडी करना। स्टडी भी कैसे करना? इंटरेस्ट के साथ। उसमें आपको मजा आना चाहिए, आनंद आना चाहिए, एक लत होनी चाहिए आपको। ये कोई थोपी नहीं जाए कोई चीज आपके ऊपर, आपको उसमें आनंद। जैसे टेलीविजन देखने में आनंद आता है, मोबाइल चलाते हो, चलाने लिया तो है मम्मी से 10 मिनट बोल के, और चला कितनी देर लेते हो? बोलो ना, 1 घंटे निकल जाता है ना आराम से। क्यों? क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट आ रहा है। कभी आपने मम्मी को देखा है धारावाहिक देखते हुए, नाटक देखते हुए? अच्छा, थिएटर में पिक्चर देखने कौन कौन गया है? फिल्म देखने 2-5 जने। तुम नहीं गए? भी नहीं गए? आपसे पूछ रहा हूं, आपसे। मोबाइल में देखते हो? अच्छा, जिस समय मोबाइल में देखते हो या थिएटर में पिक्चर देखी हो किसी ने, और उस समय कोई एक जबरदस्त सीन चल रहा हो जिसमें अपन डूबे हुए हो, और उस समय कोई बीच में आ जाए तो क्या आता है? गुस्सा आता है। थिएटर में पर्दे पे पिक्चर चल रही है, उनको बीच में खड़ा हो जाए तो आप देखते हैं लोग बोतलें मारना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हमारा इंटरेस्ट है। और इंटरेस्ट में जब कोई बाधा बनता है तो हमें क्या आता है? कभी मम्मी को देखा जब धारावाहिक चलता रहता है तो मम्मी कैसे उड़ जाती है उसके अंदर। वो नाटिका जो नाटक कर रही है, वो अगर धारावाहिक में रोती तो मम्मी रोने लगती है। देखा कभी आपने? है ना? वो हंसती है तो मम्मी भी हंसने लगती है। और उस समय पापा बीच में आ जाए तो मम्मी क्या करती है? रिमोट दे मारती है। कहां से कमबख्त बीच में आ गए? ये क्या है? ये इंटरेस्ट है। तो हमारा उस धारावाहिक में, फिल्म में जितना इंटरेस्ट है, वो कब इंटरेस्ट किस में जगाना होगा?
पढ़ाई में जगाना होगा। और जिस दिन वो इंटरेस्ट जग गया, तो टेलीविजन देखने में, मोबाइल चलाने में आता है, मित्रों के साथ में घूमने फिरने में आता है, जब तक आपको वो इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं आ रहा है ना, तब तक समझ लो कि आप सफलता से दूर हो। और जिस दिन वो इंटरेस्ट आने लग गया, समझ लो कि आप सफलता के मार्ग पर हो। पढ़ाई में इंटरेस्ट आएगा तो फिर क्या फायदा होगा बताओ? फिर आपको एक चीज और मिलेगी, नॉलेज तो मिलेगा, एक चीज की वृद्धि होगी। उस चीज को कहते हैं ट्रस्ट, विश्वास, कॉन्फिडेंस। आपका अगर इंटरेस्ट हो गया जिस काम को आप करते हो, तो क्या प्राप्त होगा? ट्रस्ट बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। और उस कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए और अपनी सफलता को और ज्यादा बढ़ाने के लिए फिर एक तीसरी चीज आती है, जिसको हम कहते हैं पुरुषार्थ। उस मेहनत की भट्टी में अपने आप को झोंकना पड़ेगा। सफलता के लिए दौड़ सब लोग कर रहे हैं, पर सफलता सभी को नहीं मिलती। अच्छा, सफलता सभी को नहीं मिलती, और ऐसा नहीं है कि सफलता मिलती नहीं। इसी क्लास में बैठे आप 100 बच्चों में से एक बच्चा ऐसा होगा जिसके नाम से आपकी स्कूल को जाना जाएगा। समझ गए ना? अभी आपको जाना जाता है स्कूल के नाम से कि आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, पर आप में से ही एक ऐसा सफल आदमी हो जाएगा, उसके नाम से ये स्कूल प्रसिद्ध हो जाएगी कि भैया ये कहां पढ़ा है। हाँ, आपको ऐसा बनना है कि आपके नाम से आपके गुरुजन प्रसिद्ध हो जाए कि यार ये उनका चेला है। आपके नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी स्कूल कैसी है, फर्नीचर कैसा है, पंखे हैं, टेबल्स हैं, ऐसी है कि नहीं है। फर्क ये पड़ता है कि आप कितना पढ़ रहे हैं। और आपके नाम से ये स्कूल जानी जावे, कम से कम इतना पुरुषार्थ तो हमको करना ही करना है। इतना पुरुषार्थ हमारा हो जाए तो हम अपने जीवन में सफल हो जाए। सफल होने के लिए प्रयत्न करते हैं, पर सब लोग सफल नहीं होते। आप में से एकाध सफल होगा। अब गुरुजी जब बोर्ड पे पढ़ाते हैं तो भेदभाव करते हैं क्या भाई? सबको बराबर समय मिलता है। और भगवान ने भी कहीं भेदभाव नहीं किया। 2 आंख, कान, नाक सबको सेम दिया कि नहीं दिया? वैसे भगवान ने भी दिमाग सबको सेम दिया। अब कोई तो उस दिमाग का उपयोग करता है मोबाइल में, और कोई उस दिमाग का उपयोग करता है, बोलो ना, पढ़ाई में। तो आपके पास में लगभग 16, 17, 18, 20 साल के आप हो गए हो। पढ़ाई के लिए, कुछ बनने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट 5-7 साल आपके पास में और है। और इन 5-7 साल को आप ईमानदारी से जिए, अपना पूरा समय इनको दीजिए, अपनी पूरी एनर्जी को, पूरी ऊर्जा को आप इसमें लगाइए और आप सफल बनिए, ताकि आप समाज का नेतृत्व करने वाले हो, लीडरशिप करने वाले हो। आपका व्यक्तित्व ऐसा हो कि आप जहां पर भी जावें, आपको देखकर लोग अपनी सीट से खड़े हो जावे। क्या आपको ऐसा व्यक्तित्व बनाना है? तो ऐसा व्यक्तित्व बनाना है तो सबसे पहले आपका सबसे बड़ा शत्रु है। अक्सर मैं ऐसी बातें नहीं कहता हूं बच्चों से, पर आज यूं ही मेरा मन कर रहा है तो आपसे कह रहा हूं। सबसे पहले आप परहेज किससे करेंगे? कर पाएंगे? सिग्नल आ रहा है बार बार। मोबाइल से परहेज करोगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप उसको देखना ही छोड़ दीजिए। हाथ एक टाइम टेबल बनाइए। अगर आपको अच्छा लगता है, एक टाइम टेबल सेट करिए। आधे घंटे मोबाइल मुझे देखना है। जो उसमें भी क्या देखना है? जो आपके फायदे की चीजें हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप युवा हैं, आप में से व्यायाम कौन कौन करता है? वाह वाह, ये बहुत अच्छी बात लगी। एक बार अपने लिए ताली बजा दो। कम से कम 1 घंटे अपने आप को ऐसा देना, खेलने के लिए जाना, दौड़ने के लिए जाना। और कितनी मेहनत करना, बोले जो टी शर्ट पहनी हो ना, वो टी शर्ट पसीने से भीग जावे, उसको निचोड़ना पड़े। 1 घंटे रोज इतनी मेहनत आपको करनी ही करनी है अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हो। वो टी शर्ट पसीने से भीग जावे। मोबाइल का एक टाइम सेट करिए कि मुझे इतनी देर में ही चलाना है, इससे ज्यादा नहीं चलाना। अगर उसको पूरी तरह छोड़ सकते हो
तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। फैशन से बचिए, व्यसन से बचिए और अपने आप को पूरा समय दीजिए। अपने जीवन में एक लक्ष्य बढ़ाइए कि मुझे बहुत बड़ा बनना है, मुझे छोटा या सीमित नहीं बनना। एक नौकरी के पायदान में अपने आप को मत बांधिए, एक लक्ष्य लीजिए। लक्ष्य कितना होना चाहिए? बोले आसमान का जितना होना चाहिए। अब आसमान के जितना लक्ष्य होगा तो पेड़ की जितनी ऊंचाई तो कन्फर्म है, और लक्ष्य ही पेड़ है तो धरती के ऊपर ही रेंगते रहोगे। तो स्टडी करिए, ट्रस्ट बढ़ाइए, पुरुषार्थ करिए और अपने लक्ष्य को बड़ा किए। बड़ा करके छोटा लक्ष्य लेने का मतलब है अपने आप का अपमान करना। मुझे बहुत बुरा लगा जब आप में से एक ने भी हाथ ऊपर नहीं किया कि मुझे उद्योगपति बनना है, मुझे बिजनेसमैन बनना है। पर बिजनेसमैन बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है। आज बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनके यहाँ पर सैकड़ों हजारों सीए एमबीए किए हुए लोग नौकरियां करते हैं। इसलिए अपने इस दिमाग को थोड़ा सा विस्तारित करिए, सोच बड़ी करिए, अपने आप को इतना डेवलप करिए कि जिन नौकरियों के बारे में आप सोच रहे हैं ना, उन नौकरियों के लिए तो लोग आपके पीछे पीछे घूमे कि सर आप यहाँ आ जाइए, इतना पैकेज आपको मिल जाएगा। तो अपने आप को इतना डेवलप करिए, इतनी मेहनत करिए और अपने आप को एक परफेक्ट मानव, परफेक्ट इंसान बनने के लिए मैं आज आपको एक बुक गाइड करूंगा। नर्सरी से लेकर के एमबीए तक, एलएलबी तक, आईआईटी तक एक बच्चा हजारों किताब पढ़ता है कि नहीं पढ़ता? और उन हजारों किताबों को पढ़ने से आपका नॉलेज बढ़ता है, बुद्धि बढ़ती है, बुद्धि बल तेज हो जाता है। फिर आप युवा हैं, कसरत करेंगे, व्यायाम करेंगे, अच्छा खाएंगे पिएंगे, नशे से, पते से, व्यसन से दूर रहेंगे तो आपका बाहुबल भी बढ़ेगा और आपका नौकरी लग जाएगी, आप बड़े उद्योगपति बन जाएंगे। तो आपके पास में क्या आएगा? पैसा आएगा। तो आपके पास में धन बल भी बढ़ जाएगा। पैसा भी आज की बहुत बड़ी जरूरत है। पैसे से आप कितने लोगों की हेल्प कर सकते हैं। पैसा केवल अपने जीवन के लिए नहीं होता, भगवान पैसा देता है दूसरों की मदद के लिए, हेल्प करने के लिए। और इन तीनों चीजों के साथ में एक चीज जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होती है वो होती है कौन सी? धन बल, बुद्धि बल, ज्ञान बल के साथ में एक चौथा बल होता है मनोबल, आत्मविश्वास। और वो आत्मविश्वास कैसे बढ़ता है? आज आप देखते हो कि बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े अफसर सुसाइड कर लेते हैं, देखते हो ना, टेलीविजनों में, अखबारों में। बहुत बड़े बड़े एक्टरों ने सुसाइड किया है, बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों ने सुसाइड किया, आत्महत्या की है, जिनके पास में नाम भी था, पद भी था, पैसा भी था, फिर भी वो मर गए, सब कुछ छोड़कर मर गए। क्यों? उनके पास क्या नहीं था? आत्मविश्वास नहीं था। जैसे मैं इस चेयर के ऊपर बैठा हूँ, इसकी एक टांग निकाल दी जाए तो ये चेयर टिकेगी क्या? नहीं टिकेगी ना। वैसे ही ये जो स्तंभ खड़ा है इसके 4 पायदान होते हैं। हमें भी अपना स्टेबल होना हो, खड़ा होना हो तो 4 स्तंभ हमको चाहिए। और वो 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? पहला है ज्ञान बल, बाहुबल और धन बल, और चौथा क्या है? मनोबल। अब बुद्धि बल तो हमारा पढ़ ही रहा है, अध्ययन कर रहे हैं, और जवान हो तो बाहुबल हमारे पास में है, और नौकरी लग जाओगे, व्यापार कर लोगे तो क्या आ जाएगा? धन बल आ जाएगा। पर चौथी चीज कहां से आएगी? मनोबल कहां से आएगा? अंदर से आएगा। कैसे आएगा? अंदर से कैसे आएगा? अरे कोई कुएं में पानी हो तो उस पानी को निकालने के लिए कोई यंत्र चाहिए कि नहीं चाहिए? या सीधा ही ऊपर आ जाएगा? अगर पुराने जमाने में जाएं तो गहरे कुएं में से पानी कैसे निकालते थे? बाल्टी से खींचते थे। आज मोटर से निकालते। आज भी ग्रामीण अंचलों में अगर आप जाएंगे जहां पर मोटर की सुविधा नहीं होती, वहां पर आज भी बेल के द्वारा, बाल्टी के द्वारा पानी खींचा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ न कुछ यंत्र करके हमको पानी निकालना होता है। तो हम अपने आप के इस मनोबल को कैसे बढ़ावें, इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए मैं आज आपको एक बुक गाइड करना चाहता हूं जो केवल भारत में नहीं, दुनिया
दुनिया के 128 देशों में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है। और निश्चित आप उस बुक के बारे में जानते होंगे। कौन कौन जानता है इसके बारे में? भगवत गीता किस किस के घर में है? मोस्टली सबके घर में है। तो इसको कभी किसी ने पढ़ा है? ये किसी रिलीजन संबंधित नहीं है, किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है। ये पुस्तक सिर्फ ये सिखाती है कि हम एक अच्छे इंसान कैसे बन सकते हैं, हम अपना आत्मविश्वास कैसे बढ़ा। दुर्भाग्य है हिंदुस्तान का, भारत का, जहां पर पूरे विश्व में भगवत गीता पढ़ाई जाती है, हमने भगवत गीता को केवल धर्म से जोड़ दिया। केवल भगवत गीता कौन पढ़े? बोले घर में जो बूढ़ी दादी नानी है वो पढ़े। हमारे यहाँ पर कोई रिटायर्ड हो जाता तो क्या देते हैं? भगवत गीता देते हैं। ये दुर्भाग्य है। पर ये गीता बूढ़े बुजुर्गों के लिए नहीं है, ये गीता है युवाओं के लिए, जवानों के लिए, जो अपने आप में सफल होना चाहते हैं, मनोबल बढ़ाना चाहते हैं। तो गीता किसके लिए है? हम आपके लिए है। और जिसने इस किताब को पढ़ लिया, समझ लिया, दुनिया का कोई अचीवमेंट उसके लिए बड़ा नहीं होता, कोई सक्सेस उसके लिए बड़ी नहीं होती। ये अपने आप में इतना बड़ा चैलेंज है। अगर इस किताब को किसी ने समझ लिया तो कुछ और समझना शेष नहीं रह जाता। उसका मनोबल इतना बढ़ जाता है, इतना पावरफुल उसका मनोबल हो जाता है कि पूछिए मत। तो इस किताब को आप पढ़ेंगे तो आपके जीवन में बहुत सारी ऊर्जाएं, नैतिकताएं और बहुत सारा आपका आत्मविश्वास बिल्ड होगा। तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप इस किताब को पढ़ें। किसी ने पढ़ा है क्या आज तक इसको? थोड़ा बहुत कोई जानता? आप जानते हो? हैं? कुछ जानते हो? थोड़ा सा भी पढ़ा है? क्या पढ़ा? श्लोक याद है? आपने याद है आपको? कोई गीता की एक बात कोई बता सकता है मुझे? हैं? एक श्लोक गीता का किसी को भी आता है? अच्छा, ये गीता किसने कही? श्री। अच्छा, ये गीता, भगवत गीता किसने लिखी? श्री कृष्ण ने लिखी। कही किसको कही? अर्जुन को कही। क्यों कही? हाँ, इसका मतलब है आपको गीता के बारे में नॉलेज है। तो अर्जुन ने जब महाभारत के युद्ध में अपने गांडीव को छोड़ दिया था, फेंक दिया था, हार गया था, वो मायूस हो गया, चिंतित हो गया, तब भगवान ने उसको क्या सुनाई? तो गीता में क्या बातें पता है? केवल आत्मविश्वास बढ़ाने की। अपने आप जितनी भी मोटिवेशनल स्पीच सुनते हो ना, उन मोटिवेशनल स्पीच में क्या है? भगवत गीता। जिसको भी सुन रहे हो, इससे बाहर कोई नहीं बोल रहा है। ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इसको पढ़ना कोई सरल बात नहीं है। एक पेज खोलोगे तो खोपड़ी घूमने लगेगी क्या लिखा है। पर अपने गुरुजनों से, मम्मी पापा से, किसी से पूछकर अगर इस किताब को आपने समझ लिया, रोज अपने स्कूल का होमवर्क करके, स्कूल की पढ़ाई करके, आप जब सोने जाएं, गाड़ी में ट्रेवलिंग कर रहे हो, कहीं घूमने गए हो, जब आपके पास में समय हो, ये नहीं कि आप मंदिर में टीका लगाकर, आसन लगाकर पढ़ो। इसको पढ़ना है, इसको समझना है। नहाए, बिना नहाए, बेड पर, छत पर, ट्रेवलिंग, जहां पढ़ो, पर इस किताब को आप पढ़ करके समझ लीजिए। जिस दिन इसकी एक एक बात को आपने समझ लिया, मैं आपको गारंटी देता हूं, विश्वास देता हूं, आपको सफल होने से कोई रोक ही नहीं सकता। सफलता आपके पीछे पीछे दौड़ेगी। आपके अंदर में इतना सामर्थ्य आ जाएगा, आपकी बातों में इतनी ऊर्जा आ जाएगी। पढ़ेंगे क्या आप इसको? है? तो जो आपको किताब अभी जो मिल रही है, कईयों को मिल गई है, आपने ले भी ली, तो ये ली है, क्यों ली है? पक्का पढ़ोगे? या घर में ले जाकर मंदिर में, लो दादी जी मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूं, हैं? ऐसे तो नहीं करोगे? पढ़ेंगे। तो सर मैं आपकी स्कूल में 2 महीने के बाद आ जाऊं? पक्का? और तब तक गीता का नॉलेज होगा आपको। इस किताब को मैंने मात्र 15 दिन में याद किया था। कितने दिन में? तो आप कितने दिन में याद कर सकते हैं? 2 महीने में? 1 महीने में? 1 महीने में? अभी तो छुट्टियां भी हो रही है, नहीं है? छुट्टियां नहीं है सर?
अरे थोड़ा तो छुट्टी देना चाहिए बच्चों को। सर से कहकर थोड़ी छुट्टी करवा दो क्या है? हाँ, अच्छा कई अपने आप को समझदार बताने के लिए कह रहे हैं नहीं सर हमें छुट्टी नहीं चाहिए, हम बहुत पढ़ना चाहते हैं। सुनो सुनो सुनो, अरे सुन लो मेरे दादाजी, सुनो, आपको पढ़ना है, यहाँ पर भी पढ़ना है, छुट्टी ही छुट्टी है, 4 घंटे पढ़ने के बाद छुट्टी तो है, पूरी छुट्टी लेके क्या करोगे? 24 घंटे होते हैं, 4 घंटे रेगुलर नहीं रहनी चाहिए, कभी छुट्टी के बारे में सोचना। मैं तो 365 दिन काम करता हूँ और 365 दिन में भी सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक काम करता हूँ। मुझे कभी मन में नहीं आता कि मैं छुट्टी लूं, मैं तो इसी में आनंद लेता हूँ। अब सुनो, 2 महीने बाद फिर मीट होगी अपनी, और उस दिन हम चर्चा किसके बारे में करेंगे? मैं ये नहीं कहता कि आप पूरी गीता के श्लोक याद करिए, 20, 30, 50 जितने याद होते हैं उतने करिए, पर गीता के बारे में नॉलेज आपको इतना होना चाहिए कि मैं आपको कोई प्रश्न करूं तो आप उसका मुझसे भी बेटर जवाब दे सके, इतनी तैयारी इसकी करनी है। ओके, प्रॉमिस? हाथ ऊपर करके बताओ। वाह, सबकी फोटो ले लो, 2 महीने के बाद फिर आएंगे। एक बार जोरदार जयकारा लगाए, भारत माता की, सनातन धर्म की। थैंक यू। शुभम भवतु।